बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज का जो हमारा ज़बरदस्त लेक्चर है वो कंबाइंड स्टडी के बारे में है, यानी सीपीसी, सीआरपीसी, क्यूएसओ और लाहौर हाई कोर्ट के जो रूल्स हैं और इनको हमने मिला के कैसे पढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स, आप मेहनत तो शायद बहुत ज़्यादा करते हों, लेकिन मेहनत के साथ साथ जो है वो एक स्ट्रेटजी भी अपनानी चाहिए। एक इंसान की हिकमत अमली होनी चाहिए कि वो अपने सिलेबस को या अपना जो टॉपिक वो पढ़ रहा है उसको अच्छे तरीके से कैसे कवर किया जाए। जो दुनिया के अंदर बेहतरीन दो तरीके बताए गए हैं कि आप इन तरीकों से जो है वो अपनी स्टडी को कंप्लीट करें। एक है SQ3R फार्मूला और दूसरा है माइंड मैपिंग। तो ये जो तरीके हैं ये ऑलरेडी हम अपने लेक्चर्स में बता चुके हैं। अल गाजी लॉ अकेडमी से इनको सर्च आउट कीजिएगा, इन्हीं दो तरीकों से पढ़िएगा। इसके अलावा आज का जो हमारा टॉपिक है ना, जो लेक्चर है, वो बेसिकली हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको शॉर्टली समझाने लगे हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं सीपीसी के और कुछ सीआरपीसी के और कुछ क्यूएसओ के और इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट के जो रूल्स हैं, इनको सबको जब आप मिला के पढ़ते हैं, एक टॉपिक को मिला के दूसरे टॉपिक के साथ मिलाते हैं, तो फिर आपके लिए इंतहाई ज्यादा आसानी हो जाती है। तो मसलन मैं मिसाल देता हूं कि आपने सीपीसी की डेफिनेशंस और सीआरपीसी की डेफिनेशंस और क्यूएसओ की डेफिनेशंस, इन सबको आपने मिला के पढ़ा, आपका कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त हो जाएगा। इसी तरह क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल कोड सीपीसी में और क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोड सीआरपीसी में, इनको मिला के पढ़िएगा, आपका बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट होगा। तो इस तरह ये एक छोटी सी हिकमत अमली जो है हम आपको बताने लगे हैं। इसका जो डिटेल नोट है, इसका जो डिटेल लेक्चर होता है, वो हम जो है वो आने वाले दिनों में भी देंगे और आप हमारी जो है वो सिविल जज की, एडिशनल सेशन जज की, एडीवीपी और डीडीवीपी की क्लासेस जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिकली भी और जो है वो ऑनलाइन भी। और हम आपको जो है वो एक पूरा स्टडी और रोड मैप देंगे कि आप इस तरह पढ़ें। जितनी मर्जी अन्नेवाह मेहनत करेंगे तो वो उसका आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो लिहाजा अपनी जो मेहनत है इसको हमेशा जो है वो एक स्ट्रेटजिकली और एक मेथोडोलॉजी अपनाया करें, एक तरीकाकार के मुताबिक चला करें, एक स्कीम तैयार किया करें, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो फॉर लाइफ आपके जहन में रहे। तो ये वाली जो बात आपको बताने लगे हैं, इंशाल्लाह अज़ीज़ ये आपको कॉन्सेप्ट को मजीद मजबूत करेगी। तो कम टू द लेक्चर। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हम लाहौर हाई कोर्ट के रूल्स के बारे में बात करने लगे हैं कि अगर आपने लाहौर हाई कोर्ट के रूल्स देखने हैं, सीपीसी के साथ कौन से हैं और सीआरपीसी के साथ कौन से हैं, आपके जो सिलेबस है सिविल जज और आपका जो सिलेबस है एडीपीपी है या आपका सिलेबस एडिशनल सेशन जज में है, तो उसमें लाहौर हाई कोर्ट के रूल्स शामिल हैं और वॉल्यूम 1 से लेके वॉल्यूम 4 तक है। तो इस तरह सीपीसी को जो बेसिकली वॉल्यूम टच करता है वो वॉल्यूम 1 है और वॉल्यूम 4 का चैप्टर 7 और चैप्टर 2 है, ये बेसिकली अटैच करते हैं। इसी तरह जो वॉल्यूम 2 है उसमें बेसिकली गार्डियन एंड वार्ड्स के रूल्स हैं और अदर दैन हैं। आगे चलते हैं सीआरपीसी में। सीआरपीसी में बेसिकली जो है वो वॉल्यूम 3 इसको टच करता है और इसके साथ साथ जो वॉल्यूम हमारा 4 है उसके चैप्टर 3, 8 और 9, ये चैप्टर भी जो है वो सीआरपीसी को टच करते हैं। तो इनको हमने मिला के इनके साथ पढ़ेंगे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपके जो रूल्स हैं वो क्लियर ना हो। सो सबसे पहले जी अब मैं बताने लगा हूं हमने इसको कंबाइंड स्टडी कैसे करनी है। सबसे पहले जो डेफिनेशन सीपीसी में है, जो डेफिनेशन सीआरपीसी में है, जो डेफिनेशन क्यूएसओ में है, इन सब को आप मिला दीजिएगा। तो सेक्शन 2 है सीपीसी में डेफिनेशन का और सीआरपीसी में सेक्शन जो है वो हमारा 4 है। आगे चले, दूसरी बात जो मिला के पढ़नी है, क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल कोड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स। अगर आप क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल कोड की तरफ जाएंगे तो ये सीपीसी में प्रोवाइडेड नहीं है, तो फिर कहां से मिलेगा? ये है पंजाब सिविल कोड्स ऑर्डिनेंस 1962
वहां से आपको ये क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल कोड का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। और वहां पे जो सेक्शन है, सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 8 तक। इस तरह क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स जाएंगे तो सीआरपीसी में इसका कॉन्सेप्ट मौजूद है। और सीआरपीसी जो है वो सेक्शन 6, 9, 12, 14, 14A, 16, 17, 22, 25, 30 और 260, ये जो है वो सारे के सारे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स का बताते हैं। आगे अगला जो है तीसरा टॉपिक होगा पावर्स का, पावर्स ऑफ द क्रिमिनल कोड एंड पावर्स ऑफ द सिविल कोड। तो पावर ऑफ द सिविल कोड ये कहां पे लिखा हुआ है, सेक्शन 6 सीपीसी है, वहां पे इसकी पेक्यूलिटी के बारे में बताया है। और इसके अलावा सिविल कोड ऑर्डिनेंस है हमारा, जो कि पावर्स ऑफ द सिविल कोड की बात करता है। सेक्शन 7 है, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23 और 24, ये सेक्शन भी ला के पढ़िएगा, ये सिविल कोड की पावर के बारे में। आगे आ जाए पावर्स ऑफ द क्रिमिनल कोड। तो सीआरपीसी में जो बेसिक सेक्शन है वो बताने लगा हूं, 22AB है, जैसे जस्टिस ऑफ पीस की पावर है। और 31 में एडिशनल सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और हाई कोर्ट की पावर है। 32 मैजिस्ट्रियल पावर है और 34 में मैजिस्ट्रियल पावर है। तो इस तरह 22 से 31, 32 और 34 ये बेसिक सेक्शन है। इसके अलावा बहुत ज्यादा पावर्स हैं क्रिमिनल कोड की, जैसे बेल की है, ट्रांसफर ऑफ केसेस की है और अपील की है, रिवीजन की है, तो वो किसी सेपरेट लेक्चर में बताएंगे। इसके अलावा हम आपको जो स्टडी करवा रहे हैं, जहां पे बता रहे हैं, हम आपको सीक्वेंस वाइज बता रहे हैं कि आपने कैसे करना है। इसके बाद जी जब आपने सारी क्लासिफिकेशन पावर भी देख ली, तो हमने सबसे पहले ये देखना होता है कि हमने अपना जो दावा है या अपना जो हमारा ट्रायल है क्रिमिनल, ये किन अदालतों में लेके जाना है, कहां पर होगा। तो चौथा कॉन्सेप्ट है प्लेस ऑफ सुइंग, यानी हम अपना सिविल दावा कहां पे कर सकते हैं। तो ये सेक्शन 15 से लेके 21 तक है सीपीसी, इसको देख लीजिएगा। इसी तरह का ही कॉन्सेप्ट सीआरपीसी में है, वो है प्लेस ऑफ ट्रायल एंड इंक्वायरीज। तो ये कहां पे है, ये सेक्शन 177 से लेके 189 यानी 177 से लेके 189 तक सीआरपीसी में मौजूद है। जब आपने देख लिया कि हमारा दावा दायर कहां पे होगा, तो इसके बाद आ जाता है अगला दावा दायर करना, यानी इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स एंड द फाइलिंग ऑफ द क्रिमिनल केसेस। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सूट्स जो है ये सीपीसी का सेक्शन 26 है और ऑर्डर 4 है। इसी तरह इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग्स में अगर जाएं सीआरपीसी में, तो आपको पता है कि वहां पे प्रोसीडिंग कैसे शुरू हो सकती है। तो ये हमारे पास सेक्शन है 190 से लेके 199B तक, ये सीआरपीसी का सेक्शन है। इसके अलावा अगर आपने प्राइवेट कंप्लेंट करनी है तो वो भी सेक्शन 200 से लेके 204 तक है। तो इनको मिला के पढ़ना है। अब देखें, जगह भी हमने देख ली, दावा भी दायर कर दिया, आगे आ जाता है सिविल ट्रायल और क्रिमिनल ट्रायल। तो स्टेप बाय स्टेप हम इनको बताएंगे, बड़ी डिटेल से नहीं बताएंगे, ये हमने आज इसका सिर्फ स्केच खींचना है। तो सिविल ट्रायल जो स्टेप बाय स्टेप है, ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम लेक्चर अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं सिविल ट्रायल के अंदर। सिविल ट्रायल के अंदर पहला जो अहम 3 चीज होती है वो है जी दावा दायर भी होगा, जगह भी हमने बता दी जहां पे होना है। इसके बाद आ जाता है इशुएंस ऑफ द समन टू द अदर पार्टी, कि दूसरी पार्टी को कोर्ट में बुलाया कैसे जाए। तो ये इशुएंस ऑफ समन है और ये सेक्शन है 27 से लेके 32 तक और ऑर्डर है हमारे पास 5। इसके बाद आ जाए तो क्रिमिनल ट्रायल के अंदर, तो क्रिमिनल ट्रायल में क्या होता है कि जी एफआईआर या चालान पेश होता है या वहां पे प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो दाखिल की जाती है। तो जब ये चीजें होती हैं तो फिर सबसे पहले जो है वो उस एक्यूज्ड को बिफोर द कोर्ट जो है वो पेश करना जरूरी होता है, या प्रोडक्शन उसकी जरूरी होती है, या अपीयरेंस होती है। तो क्रिमिनल केसेस के अंदर जो अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज्ड होता है उसको 4 तरीकों से मजबूर किया जा सकता है कि वो अदालत आए। जैसा सीपीसी में हमने सिर्फ समन पढ़ा, यहाँ पे 4 तरीके हैं। मसलन समन भी भेजें, समन से नहीं आ रहा तो वारंट ऑफ अरेस्ट है, वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं कामयाब हुआ तो फिर आप प्रोक्लेमेशन है, प्रोक्लेमेशन से भी उसकी अपीयरेंस पॉसिबल नहीं है तो फिर अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी है। तो ये 4 मोड है उसको अदालत में लाने के। और ये सेक्शन है हमारे पास 68 से लेकर 93C तक, तो ये सारे प्रोसेस को बताते हैं। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स
नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे है वो है जी, हमने पार्टीज को बुला लिया, समन हो गए। अब क्या है, अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज। अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज इन सिविल केसेस एंड अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज इन क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस में तो ऑलमोस्ट वही तरीका है ना जो हमने बता दिया, लेकिन फिर भी डिटेल बताते हैं। सीपीसी में उसकी अपीयरेंस को पॉसिबल बनाने के लिए हमारे पास सेक्शन है 81, 132, 133, 135 और 144। ये डील करते हैं अपीयरेंस और नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज और उसके कॉन्सिक्वेंसेस। और इसके अलावा ऑर्डर 9 है और ऑर्डर 9A है। और फिर इसके साथ ही जो चीज यहाँ पे टच करती है वो एडजर्नमेंट है, क्योंकि अगर एक दफा नहीं आया तो दूसरी दफा जो है उसको बुलाया जाएगा। तो एडजर्नमेंट के लिए ऑर्डर जो है हमारे पास 17 है। इस तरह क्रिमिनल केसेस में चलते हैं। तो क्रिमिनल केसेस में मैंने कहा पार्टीज को बुलाने के लिए, पेरेंट्स के लिए 4 तरीके जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, सेक्शन 68 से लेकर 93C तक। इसके अलावा अगर प्राइवेट कंप्लेंट में हमने उसको बुलाया और वो नहीं आया तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो सेक्शन 247 में लिखे हुए हैं। आगे चलते हैं। अब हमने उसको बुला लिया है या हमने जो है वो अपीयर के लिए उसको समन और नोटिस वगैरह भेजे। अगर वो अपीयर हो जाता है तो फिर क्या होगा, ऑर्डर 8 आ जाता है कि वो रिटन स्टेटमेंट अपनी पेश करे। और यहां पे आ जाए सीआरपीसी में कि अगर वो अपीयर हो जाता है तो फिर क्या है जी कि उसकी जो है वो ट्रायल बाकायदा तौर पे शुरू हो जाएगा। तो अगर ये मैजिस्ट्रियल ट्रायल है तो सेक्शन 241A का इंप्लीमेंटेशन होगी, और अगर वो सेशन ट्रायल है तो 265C होगी। ठीक है जी। यानी यहाँ पे सीपीसी में हमने उसको रिटन स्टेटमेंट दे दी, रिटन स्टेटमेंट का मौका दिया, उसको हमने दावे की कॉपी दे दी और ऑर्डर 8 आ गया। और सीआरपीसी में हमने क्या किया कि वो आ गया है, आने के बाद हमने फौरी उसको सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स दे दिए। और ये जो सेक्शन बताए हैं आपको सीआरपीसी के, अगर सीपीसी में इफ ही नॉट अपीयर्स, अगर वो अपीयर नहीं होता दूसरी पार्टी या प्लेंटिफ अपीयर नहीं हो रहा दावा दायर करने के बाद, तो इसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो ऑर्डर 9 में लिखे हुए हैं। और अगर डिफेंडेंट को बार बार बुलाएगा, नहीं आया, तो फिर वहां पे लिखा हुआ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग, और आपको पता है वो भी सेक्शन जो है वो ऑर्डर 9 में है। और अगर उसको सेट असाइड करवाना है तो ऑर्डर 9 और रूल 13 है। इसी तरह अगर सीआरपीसी में आपने उसको नोटिस भी, उसको समन भेजे, वारंट ऑफ अरेस्ट, प्रोक्लेमेशन भी हो गया, अटैचमेंट भी हो गया, नहीं आ रहा, तो फिर सेक्शन 512 है जो है ट्रायल इन एब्सेंशिया, कि अगर वो नहीं आ रहा तो उसकी एब्सेंट में उसका ट्रायल पॉसिबल बनाया जाएगा। अब उसकी अपीयरेंस और नॉन अपीयरेंस होगी। फर्ज करें कि वो आ गया, अब आ गया है जी, तो सीपीसी इसको क्या कहती है? सीपीसी कहती है कि इसको इशू फ्रेम कर दें, और सीआरपीसी क्या कहती है कि इसको चार्ज फ्रेम कर दें। तो सीपीसी के अगर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज की तरफ जाएं तो ऑर्डर 14 पड़ेंगे, और इसी तरह सीआरपीसी के फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के अंदर हम जाते हैं तो फिर सेक्शन है जी मैजिस्ट्रियल ट्रायल में 242 है, और सेशन ट्रायल में 265D है। और इसके अलावा चार्ज से रिलेटेड जो सेक्शन है वो 221 से लेके 240 तक है। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप, अब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज भी हो गया। इसके बाद अगली स्टेज क्या होती है, और ये बेसिकली जो है वो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले भी आ सकता है, लेकिन हमने इसको फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के साथ ही रखा है। तो अगली स्टेज जो हम यहाँ पे मिला के पढ़ेंगे दोनों की, सीपीसी में एडमिशन है और सीआरपीसी में क्या है, कन्फेशन है। दोनों सूरतों को हमने मिला के पढ़ना है। अगर हम सीपीसी में चलते हैं क्या लें एडमिशन की तरफ, तो वहां पे ऑर्डर 12 है, 12, और इसके साथ साथ यहाँ पे क्यूएसओ भी आ जाएगा। तो क्यूएसओ के आर्टिकल 30 से लेके 45 तक यहाँ पे आ जाएंगे। आगे हम चलते हैं सीआरपीसी में, तो वहां पे एडमिशन कन्फेशन आ गया। तो फिर वो वहां पे कौन से जो है सेक्शन होंगे, अगर मैजिस्ट्रियल ट्रायल है तो 243 पढ़ लें और 244 पढ़ लें, और अगर सेशन ट्रायल है तो 265E और 265F पढ़ लें, और इसके साथ साथ 164 और 364 पढ़ लें। ये सारे कन्फेशन से रिलेटेड हैं। और उसी तरह क्यूएसओ के भी आर्टिकल 30 से लेके आर्टिकल 45 को मिला के पढ़ना है। दोनों को, एडमिशन और कन्फेशन को मिला के पढ़िएगा, ये कभी भी आपको भूलने वाला नहीं है। इस तरह एडमिशन जो है वो मैंने क्यूएसओ का भी बता दिया है। नेक्स्ट,
अब अगला मरहला आ जाता है जी कि जो विटनेसेस हैं उनके बारे में बताया जाए, यानी लिस्ट ऑफ विटनेसेस इन सीपीसी एंड द नेम ऑफ विटनेसेस इन सीआरपीसी। तो अब विटनेस के बारे में जो कुछ भी लॉ सीपीसी में है, जो कुछ भी लॉ सीआरपीसी में है, इन दोनों को इकट्ठा करें, एक दूसरे के सामने लेके आए, ये इंशाल्लाह आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट देंगे। तो अगर विटनेस का कॉन्सेप्ट हम लेते हैं सीपीसी के अंदर कि समनिंग ऑफ द विटनेसेस, पहली बात कि विटनेस को समन कैसे करना है सीपीसी में, तो ये ऑर्डर 16 है। इसी तरह अगर हमने सीआरपीसी में समनिंग ऑफ द विटनेसेस करना है तो हमारे पास मैजिस्ट्रियल ट्रायल के अंदर सेक्शन 244 है और सेशन ट्रायल के अंदर 265F है और इसके अलावा 540A है और 540 सेक्शन है, ये समनिंग के बारे में। आगे चलते हैं जी, जब समनिंग हो गया, वो आ गया, अब उसका जो है वो एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, उससे सवाल जवाब होंगे, पूछा जाएगा। तो ये एग्जामिनेशन जो है सीपीसी के अंदर ऑर्डर 18 में है और इसी तरह जो है वो जो एग्जामिनेशन हमने यानी टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस जो सीआरपीसी में है वो 353 से लेके 365 तक है। ओके जी, इसके बाद जी और अदर देन भी हैं 509 से 512 तक, ये भी सीआरपीसी के सेक्शन एविडेंस से रिलेटेड है, जो मेडिकल एक्सपर्ट आता है। इसके बाद अगर विटनेस जो है वो अदालत में नहीं आ सकता किसी वजह से, तो फिर हम उसके लिए कमीशन अपॉइंट करते हैं। तो सीपीसी में जो कमीशन अपॉइंट होगा, कमीशन टू एग्जामिनेशन, ये ऑर्डर 26 में लिखा है और सीआरपीसी में जो कमीशन का कॉन्सेप्ट है ये 503 से लेके 508A तक है। ओके जी, और इसके अलावा अदर देन भी जो है वो सेक्शन भी इससे रिलेटेड है विटनेस से, सीपीसी के अंदर सेक्शन भी है, ये सेक्शन 75 से लेके सेक्शन 78 तक है। तो सेक्शन को भी और ऑर्डर को भी सीपीसी में मिला लीजिएगा और इधर हमने सीआरपीसी भी आपको बता दी है। सीआरपीसी के अंदर एक और बड़ा अच्छा जो है वो सेक्शन मौजूद है, एक्सपेंसेस ऑफ विटनेसेस 544 544, ये भी यहाँ पे मिला लीजिएगा। अगली स्टेज में है ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सीपीसी, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सीआरपीसी, सेम प्रोसीजर होगा। यहां पे हमने क्या करना है, यहां पे हमने सिर्फ क्यूएसओ को सामने लेके आना है। ओरल जो सीपीसी और सीआरपीसी में है वो 70 और 71 आर्टिकल हैं और डॉक्यूमेंट्री जो सीपीसी और सीआरपीसी में है वो भी क्यूएसओ के आर्टिकल है 72 से लेके 89 तक और इसी तरह 102 से लेके 110 यानी 110 तक। तो ये उसी तरह डॉक्यूमेंट्री और ओरल सीपीसी में है और उसी तरह जो है वो आपकी सीआरपीसी में है। नेक्स्ट, तो अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस भी होगी। अब बेसिक चीज जो होती है वो है डॉक्यूमेंट्स, कि सीपीसी में डॉक्यूमेंट्स की कैसे कब प्रोड्यूस करने हैं और सीआरपीसी में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कब प्रोड्यूस करने हैं, या ऑर्डर या अदालत जो है वो कब कह सकती है कि हमें ये डॉक्यूमेंट जरूरी है दें या ये डॉक्यूमेंट हमने इंपाउंड रखना है, और सीआरपीसी में वो डॉक्यूमेंट्स कैसे मंगवाते हैं और उसको कैसे इंपाउंड करते हैं और कैसे रिटर्न करते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देखेंगे। तो हमारे पास है जी ऑर्डर 13। ऑर्डर 13 सीपीसी जो है वो इंपाउंडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करता है। इसी तरह अगर हम सीआरपीसी में जाएं तो सेक्शन है हमारे पास 104 104, ये इंपाउंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करता है। ओके हो गया जी। इसके बाद जो क्यूएसओ के आर्टिकल्स हैं हमारे पास वो 158 से लेके 161 तक हैं। ये प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट की बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाएं। इसी तरह डॉक्यूमेंट को प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए सीपीसी में एक और जो है हमारे पास ऑर्डर है, ऑर्डर 7 रूल 14 से 18 तक, ठीक है जी। और इसी तरह सीआरपीसी में आ जाएं तो सीआरपीसी में समन किया जाता है कि डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करें, तो उस समन के लिए 94 सेक्शन है और 95 सेक्शन है। इसके अलावा कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए जाएं, ये सेक्शन 241A मैजिस्ट्रियल ट्रायल में और 265C सेशन ट्रायल में है कि जब भी एक्यूज्ड आ जाता है ट्रायल के लिए तो सबसे पहले उसको स्टेटमेंट्स और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसको सप्लाई किए जाएं। ठीक हो गया जी।
तो इसके अलावा जो है सीपीसी के अंदर एक और बड़ा ऑर्डर जबरदस्त है, वो है जी ऑर्डर 11 वो डिस्कवरी, इंस्पेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करता है। तो बेसिकली ये जो ऑर्डर है ना कि ये डिस्कवरी करना या इंस्पेक्शन करना या डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना, तो ये बेसिकली एक तरह की इन्वेस्टिगेशन है, एक तरह की इंक्वायरी है जो कि सीपीसी के अंदर हेल्ड की जाती है। इसी तरह ही हम अगर देखें सीआरपीसी में, तो ये कॉन्सेप्ट इन्वेस्टिगेशन की सूरत में मौजूद है कि इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या होता है कि फैक्ट्स को इकट्ठा करना, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो प्रोड्यूस करना पुलिस का काम है, और अदर देन जो है वो ओरल एविडेंसेस हैं या गवाहों के बयानात हैं। तो इन्वेस्टिगेशन का पर्पस ही यही होता है कि हमने एविडेंसेस को कलेक्ट करना है। तो यहाँ पे भी जो डिस्कवरी हो रही है, जो इंस्पेक्शन हो रही है, जो प्रोडक्शन हो रही है, वो फॉर द पर्पस ऑफ फैक्ट फाइंडिंग है। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन सीआरपीसी में भी वो जो है वो यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, जो कि सेक्शन है हमारे 154 से लेके 176 तक। तो इस तरह हमने डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करना, डॉक्यूमेंट्स को इंपाउंड करना, रिटर्न करना, और उसको समन कैसे किया जाता है सीपीसी में और सीआरपीसी में, दोनों के सेक्शन अलग कर लीजिएगा, आर्टिकल अलग कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बेहतरीन कॉन्सेप्ट बन जाएगा। इसके बाद जी जब डॉक्यूमेंट्स भी आ गए, एविडेंसेस भी हो गई, तो आखिरी मरहला होता है ट्रायल का, वो होता है जी जजमेंट एंड डिक्री। जजमेंट एंड डिक्री इन सीपीसी और जजमेंट्स इन सीआरपीसी। तो जो जजमेंट्स जो है वो सीपीसी के अंदर जो लगी हुई है जी, वो है ऑर्डर हमारे पास 20। ऑर्डर 20 जो सीपीसी का है, ये सारे का सारा जी हमारे पास जजमेंट से रिलेटेड है, और इस तरह ऑर्डर 15 भी जो है वो जजमेंट से रिलेटेड है, और इस तरह सेक्शन हैं जी सीआरपीसी के हमारे पास सीपीसी के 33 है और 152 है। तो ये वाली जो सारी चीजें हैं ना, ये जजमेंट और डिक्री के बारे में है। इसके अलावा यहाँ पे एक बात समझ लीजिएगा कि जब जजमेंट पास होती है तो या तो दावा जो है वो एडमिट हो जाता है या दावा जो है वो डिसमिस हो जाता है। अगर दावा डिसमिस हो जाता है तो फिर ये डिसमिसल ऑफ द प्लेंट में चला जाएगा, और अगर दावा एडमिट होता है तो फिर जो भी रिलीफ आपने अपने प्लेंट के अंदर मांगा होता है वो आपको पार्शली मिले, वो आपको फुली मिले, ये आपके प्लेंट की तरफ चला जाता है मामला। तो यहाँ पर अगर हमने एडमिट की तरफ जाएंगे तो मामला प्लेंट की तरफ लेके जाएंगे। मुराद मेरी ये है कि जो प्लेंट में रिलीफ लिखा होगा वो आपका रिलीफ एडमिट हो गया, तो फिर आपकी जजमेंट आपके हक में पास होगी, आपके फेवर में पास होगी। और अगर एडमिट हो गया है तो प्लेंट से रिलेटेड जो ऑर्डर 5 है उसको देख लीजिएगा, और प्लेंट से सूट से रिलेटेड जो ऑर्डर हमारे पास 2 है उसको देख लीजिएगा। ठीक है जी। इसी तरह जजमेंट में सीआरपीसी में आ जाए तो सेक्शन 366 से लेके 373 तक है, और इसी तरह सीआरपीसी में अगर जजमेंट पास होती है तो फिर या तो बंदा एक्विट होता है और या बंदा जो है वो कन्विक्ट होता है। अगर बंदा एक्विट हो जाता है तो मैजिस्ट्रेरियल ट्रायल में होगा या सेशन ट्रायल में होगा, तो उसके लिए सेक्शन पढ़ लीजिएगा। मैजिस्ट्रेरियल ट्रायल में 245 है सेक्शन और 249A है, और सेशन ट्रायल में 265H है और 265K है। तो वहां पे एक्विटल का है, वहां पे डिसमिसल का है। और आगे चलें, कन्विक्शन, अगर उसको कन्विक्ट कर दिया है तो मैजिस्ट्रेरियल ट्रायल में 265 है और सेशन ट्रायल में मैजिस्ट्रेरियल ट्रायल में 245 है, 245, और सेशन ट्रायल में 265H है। तो वहां पे जो है वो डिसमिसल और एडमिशन ऑफ द प्लेंट है, और यहाँ पे एक्विटल और कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज्ड है। जब आपका सारा ट्रायल कंप्लीट हो गया डियर स्टूडेंट्स, तो फिर नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में सीपीसी एंड एग्जीक्यूशन इन सीआरपीसी। सीपीसी में एग्जीक्यूशन के लिए ऑर्डर 21 है और सेक्शन है हमारे पास 36 से लेके 74 तक। इसी तरह सीआरपीसी में आ जाए। सीआरपीसी में जो एग्जीक्यूशन है वो 381 से लेके 400 तक है। ठीक है जी। ये वहां पे कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, 381 से 400 तक दोनों को मिला के पढ़ लीजिएगा, एग्जीक्यूशन अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा। इसके बाद मिसलेनियस प्रोसीडिंग्स आ जाती हैं। मिसलेनियस में सबसे पहले अपील है, सीपीसी की अपील और सीआरपीसी की अपील। यहाँ पे लिमिटेशन एक्ट भी पढ़ लीजिएगा, वो आपको पूरा कॉन्सेप्ट देगा कि कौन सी अपील का टाइमिंग क्या है सीपीसी में और सीआरपीसी में।
तो अपील अगर हमने सीपीसी में देखनी है तो सेक्शन सीपीसी के हैं 96 से लेके 112 यानी 112 तक, और ऑर्डर है हमारे पास 41 से लेके 45 तक, ये सारे अपील से रिलेटेड हैं। इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी यहां पे आ जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 185 है जो कि अपील बिफोर दी सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। इसी तरह अपील सीआरपीसी में आ जाए तो सेक्शन 404 से लेके 431 तक है, और इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन यहां पे भी आ जाएगा सीआरपीसी में आर्टिकल 185, वो भी अपील टू सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। इसके बाद रेफरेंस, रिवीजन और रिव्यू ये सीपीसी का है, और रेफरेंस और रिवीजन ये जो है सीआरपीसी का है। तो सबसे पहले आ जाते हैं जो रेफरेंस की तरफ। रेफरेंस इन सीपीसी ये सेक्शन 113 है और ऑर्डर 46 है। इसी तरह रिवीजन सीपीसी में आ जाए तो ये सेक्शन 115 है, और इस तरह रिव्यू सीपीसी में आ जाए तो सेक्शन 114 है और ऑर्डर 47 है। और इसके अलावा रिव्यू जो है वो आर्टिकल 188 में है सुप्रीम कोर्ट के केस में, कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कैसे कर सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 188 है। इसी तरह आ जाए सीआरपीसी में तो वहां पे रेफरेंस जो है 435 और 436 सेक्शन है, और रिवीजन जो है 439 से लेके 442 तक है। ठीक है जी, मिला के पढ़ लीजिएगा। अगला है जी ट्रांसफर ऑफ केसेस सिविल एंड ट्रांसफर ऑफ केसेस क्रिमिनल। ट्रांसफर ऑफ केसेस जो सिविल है इनसे रिलेटेड लॉ जो है वो 22, 23, 24 और 24A है, और 150 भी इसको डील करता है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस में। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में आते हैं तो 186A जो है ये सुप्रीम कोर्ट की पावर है केसेस को ट्रांसफर करने की। आगे ट्रांसफर क्रिमिनल केसेस सीआरपीसी में आ जाए तो 526 से लेके 528 तक है, और उसी तरह जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 186A है। आगे चलते हैं जी, विथड्रॉ ऑफ द सूट्स इन सीपीसी एंड विथड्रॉ ऑफ प्रोसीडिंग इन सीआरपीसी। सीपीसी के अंदर जो विथड्रॉ का कॉन्सेप्ट है वो सेक्शन 24 है और ऑर्डर 23 है, और जो सीआरपीसी है यहाँ पे प्राइवेट कंप्लेंट की सूरत में तो ये मौजूद है कि उसको विथड्रॉ किया जा सकता है, और ये सेक्शन 248 है। जो एफआईआर केसेस होते हैं चलान बेस्ड होते हैं तो वो विथड्रॉ नहीं होते, वहां पे वेविंग ऑफ द राइट होता है या कंपाउंडिंग ऑफ द राइट होता है, सुलह हो जाती है, माफ कर दिया जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट वहां पे मौजूद है। इसके अलावा ये डिस्पेंसेशन और एग्जम्पशन इस्तिस्ना सीपीसी में और इस्तिस्ना सीआरपीसी में। सीपीसी में सेक्शन है जी 132, 133, 135, 135A, ये डिस्पेंसेशन और एग्जम्पशन इन सीपीसी की बात करता है। आगे डिस्पेंसेशन इन सीआरपीसी 205 है, 503 है, 353 है, 540A है। इसके बाद इनहेरेंट पावर इन सीपीसी एंड इनहेरेंट पावर इन सीआरपीसी। सीपीसी की इनहेरेंट पावर सेक्शन 151 है, सीआरपीसी की इनहेरेंट पावर 561A है। इस तरह आ दें कि रेस जुडिकाटा या रेस सब जुडाइस, और दूसरी साइड पे है जी डबल जेपर्डी, यानी एक ही नेचर के अगर फैक्ट्स हैं तो फिर दूसरा सूट नहीं किया जा सकता, और एक ही किस्म के मुकदमा में अगर एक मुलज़म को सजा दी जा चुकी है तो फिर या उससे क्विट हो चुका है तो वो दोबारा मुकदमा नहीं खोला जाएगा। ठीक है, इस बारे में रेस जुडिकाटा रेस सब जुडाइस जो सीपीसी है वो सेक्शन 10, 11 और 12 है, और कॉन्स्टिट्यूशन भी यहाँ पे आ गया आर्टिकल 13A है। इसी तरह डबल जेपर्डी, इसको डबल जेपर्डी कहते हैं सीआरपीसी में, तो वही 403 है, और इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13A है। आगे अनसाउंड माइंड के बारे में है, ट्रायल ऑफ अनसाउंड माइंड पर्सन इन सीपीसी एंड ट्रायल ऑफ लुनेटिक इन सीआरपीसी। तो सीपीसी के अंदर अनसाउंड माइंड का जो ट्रायल है ये ऑर्डर 32 है, और सीआरपीसी में जो लुनेटिक का ट्रायल है वो 464 से लेके 475 तक है, यानी जो अनसाउंड माइंड है या लुनेटिक है या पागल है उनके ट्रायल कैसे किए जाएंगे। ठीक है जी, इसके साथ ही समरी ट्रायल या समरी प्रोसीजर इन सीपीसी एंड सीआरपीसी। सीपीसी के अंदर जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जी, ऑर्डर 37 के जो दावे होते हैं वो समरी प्रोसीजर के अंदर चलते हैं, समरी ट्रायल में चलते हैं। इसी तरह सीआरपीसी में भी बहुत सारे ऑफेंसेस हैं जिनका समरी ट्रायल लिखा हुआ है, तो समरी ट्रायल इन सीआरपीसी में जो है वो 260 से लेके 265 तक है। इसके बाद इंजंक्शन और डिस्प्यूट ओवर इमूवेबल प्रॉपर्टी,
इनको मिला के पढ़ना है। कैसे, देखें, इंजंक्शन जो है आप इसलिए लेते हैं कि जो डिस्प्यूट है वो बड़ा डिस्प्यूट जो है वो उसकी शक्ल बहुत वसी हो गई है, यानी वहां पे कोई खून खराबा हो सकता है, वहां पे कोई पीस जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, और वहां पे किसी की प्रॉपर्टीज जो है वो कब्जे किए जा सकते हैं, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो वेस्ट किया जा सकता है। तो फिर यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट मौजूद हैं पैरेलल। सीपीसी में आप फौरी स्टे की तरफ चले जाते हैं और सीआरपीसी में आप फौरी जो है वो मैजिस्ट्रेट के पास चले जाते हैं। तो देखिएगा, इंजंक्शन अगर पढ़ना है डिस्प्यूटेड मैटर में तो वो आर्टिकल जो ऑर्डर है 39 उसको मिला लीजिएगा, और इसके साथ साथ ऑर्डर 40 है जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर की बात करता है, चूंकि यहाँ पर रिसीवर भी अपॉइंट हो सकता है और अगर क्रिमिनल होगा तो वहां पे भी रिसीवर अपॉइंट हो सकता है। तो ये बड़े अर्जेंट मैटर थे, ठीक है जी। तो इसी तरह अर्जेंट मैटर अगर आ गया है और आप क्रिमिनल कोर्ट में जाना चाहते हैं तो आप 145 की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हैं, यानी एप्लीकेशन बिफोर दी पेटिशन बिफोर दी मैजिस्ट्रेट एरिया मैजिस्ट्रेट कि वो डिस्प्यूट ओवर इमूवेबल प्रॉपर्टी को देखें। तो दोनों पैरेलल हैं, हमें रिलीफ बड़ा जल्दी चाहिए होता है, इसलिए हम इनको इकट्ठा मिला के पढ़ेंगे। तो डिस्प्यूट ओवर इमूवेबल प्रॉपर्टी सीआरपीसी में जो है 144 145 से लेके 148 तक है। इसके साथ साथ इसको कॉन्स्टिट्यूशन को भी यहाँ पे शामिल कीजिएगा, क्योंकि जब आपको अर्जेंट केसेस होते हैं या अर्जेंट मैटर होते हैं या अर्जेंट डिस्प्यूट्स होते हैं तो आप लाहौर हाई कोर्ट में रिट कर देते हैं 199 की, और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में वो आप 184 के तहत जा सकते हैं। तो सीपीसी में भी इसको रिट के अंदर रहिएगा और सीआरपीसी में भी रिट के अंदर रहिएगा। इसके बाद एफिडेविट की बात आ गई, एफिडेविट इन सीपीसी और एफिडेविट इन सीआरपीसी। सीपीसी का जो एफिडेविट है उसमें ऑर्डर 19 में जिक्र है इसका, 19 में, और सेक्शन 139 है। इसी तरह सीआरपीसी में अगर एफिडेविट की बात हो रही है तो सेक्शन 539, 539 और 539 ए है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आखिरी जो हमारा यहाँ पे मरला है, ये बड़ा अहम है, इसके बारे में जो है वो कई मरतबा पूछा जा रहा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में, कंटेम्प्ट ऑफ सिविल कोर्ट एंड कंटेम्प्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। सबसे पहले मैं कंटेम्प्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट की तरफ जाऊंगा। सीआरपीसी में अगर हम जाते हैं तो सेक्शन 480 से लेके 487 तक ये सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में प्रोसीडिंग आगे कैसे बढ़ेगी। इस तरह वॉल्यूम 3 है सीआरपीसी का, लाहौर हाई कोर्ट के रूल्स एंड ऑर्डर का, और उसका चैप्टर 8 है, उसके अंदर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जिक्र मौजूद है। इसके अलावा अगर जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, उनकी जो है वो कंटेम्प्ट का मामला है तो आर्टिकल 204 है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके अलावा हमारे पास एक एक्ट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 2012, ये भी यहाँ पे जो है वो अमल दरामद इसके ऊपर भी होगा। तो ये क्रिमिनल कोर्ट की कंटेम्प्ट, ये सारे सेक्शन लिख लीजिएगा, पढ़िएगा, आपको बिल्कुल पिक्चर वाज़ेह हो जाएगी। इसी तरह सीपीसी की तरफ भी जाना है, कंटेम्प्ट ऑफ सिविल कोर्ट की तरफ भी जाना है। तो कंटेम्प्ट ऑफ सिविल कोर्ट जो है, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है हमारा 212, उसके तहत चलेगा। इसके अलावा जो है वो मैंने कहा कि वॉल्यूम 3 और चैप्टर 8 के अंदर इसका जिक्र है, और इसके अलावा सीआरपीसी में जो प्रोसीजर है ना जी, वो वहां पे अप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक हो गया जी। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वहां पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की उसी तरह 204 है जी। तो ये डियर स्टूडेंट्स जो है हमारे पास एक बड़ा जबरदस्त जो है वो मौजूद था कॉन्सेप्ट कि हमने अपने जो है वो जो कंबाइंड स्टडी है वो हमने कैसे करनी है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि ये जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना, बड़ा जल्दी और अर्जेंट में जितना हम आपको समझा सकते थे समझा दिया है। हम इसकी बड़ी डिटेल में बात करते हैं, हमारे पास इसके स्केच माइंड मैपिंग के हवाले से और SQ3R फार्मूला के हवाले से मौजूद हैं। रट्टेबाजी जो है आप बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, रट्टा भी जो है वो होना चाहिए, लेकिन याद रखा करें, एक स्कीम तैयार किया करें चीज़ की। जब एक चीज़ की आप स्कीम तैयार नहीं करते, उसका प्लान नहीं करते, आप कुछ भी कर लें आप निकम्मे हैं। तो हमने जो चीज़ आपको समझाई हुई है वो हमने
बिल्कुल एक स्कीम के तहत आपको आगे लेके चले हैं। तो इसकी मजीद तफसील भी जो है इसके अंदर हमारे पास मौजूद है, वो हमने अपने नोट्स के अंदर ड्रॉ की हुई है। आप उसको एक मरतबा देख लेंगे तो फिर इन मामलात में जो हमने समझा दिए हैं, ये तकरीबन हमने 85% 90% हमने कवर कर ली हैं चीजें। तो देखें, अगर इनको मिला के आप पढ़ते हैं ना, तो बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपके जहन में बैठेगा जो कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है जी, यानी सीपीसी, सीआरपीसी, क्यूएसओ और हाई कोर्ट के रूल, ये सारे आपकी दस्तरस में आ जाएंगे। तो मेहनत से पढ़िएगा। हमारी अकेडमी ने अपनी ऑनलाइन और जो फिजिकल क्लासेस जारी की हुई हैं, सिविल जज की भी, एडिशनल सेशन जज की भी, हम एलएलबी की भी तैयारी करवा रहे हैं, एडीपीपी और डीडीपीपी की भी तैयारी जो है वो करवा रहे हैं। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप के नंबर है जी 0300 4260669। सो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।